दरअसल क्या हुआ था कि शिकागो में एक मेला लगना था और वह फेयर दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फेयर होना था। अब उसके लिए कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी, इसके लिए ऑक्शन हुआ था, जहां पर एडिसन भी मौजूद थे और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी मौजूद थे और वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन इस ऑक्शन को जीत गई और 1893 में उन्हें शिकागो वर्ल्ड फेयर को लाइट करना था। यह फेयर एक काफी बड़ा सेलिब्रेशन था। यह सेलिब्रेशन था कोलंबस की अमेरिका की डिस्कवरी की 400वीं एनिवर्सरी का, क्योंकि टेस्ला के एफिशिएंट इन्वेंशन की वजह से एडिसन को काम करने के लिए जितने पैसे लग रहे थे, वेस्टिंगहाउस उससे आधे पैसे में काम करने के लिए तैयार थे। और एडिसन इस बात को लेकर काफी दुखी थे कि वह ऑक्शन हार गए और उस मेले में एडिसन ने अपने लाइट बल्ब यूज करने के लिए साफ मना कर दिया। पर फिर वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज किया और टेस्ला के पास यह भी आइडिया था कि वह कैसे इन ग्लास ट्यूब को बेंड करें और कैसे इससे फेमस साइंटिस्ट के नाम को बनाएं। और ऐसे इन्वेंशन हुआ दुनिया के पहले नियॉन साइंस का। और मई 1, 1893 की शाम को 27 मिलियन लोग वेट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर को देखने का, जब प्रेसिडेंट ने बटन दबाकर 10,000 लैंप्स को जलाया और फिर 12 नए 1000 हॉर्स पावर के अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स ने रात को दिन में बदल दिया। मेले के समय टेस्ला भी काफी हैरान थे, क्योंकि मिलियंस लोग लाइट बल्ब जलाने के लिए अपने शरीर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे थे और टेस्ला भी अपनी कॉइल्स का यूज करके काफी बड़े बड़े हार्मलेस बिजली के बोल्ट्स हवा में छोड़ रहे थे, जिससे लोग काफी डर भी गए और हैरानी में भी आ गए। और टेस्ला ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एनर्जी को वायरलेसली ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वो भी बिना वायर का यूज किए। और केवल एक हफ्ते में पूरा नेशन अल्टरनेट करंट की तारीफ कर रहा था। अल्टरनेट करंट को फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर देखा जाने लगा और यहाँ से एडिसन का डीसी करंट फेल हो गया और टेस्ला इस इलेक्ट्रिक वॉर को जीत गए। ईयर 1893 में वेस्टिंगहाउस को नायग्रा फॉल कमीशन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला पावर प्लांट बनाने का और टेस्ला के लिए यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब इस पावर प्लांट को बनाने के लिए कई सारी मुश्किल आई, इसका काम भी काफ़ी स्लो चला और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई। पर जब नायग्रा पावर प्लांट पहली बार स्टार्ट हुआ तो इसने नवंबर 16, 1896 में पहली बार 22 मील दूर पावर ट्रांसमिट की और इस सक्सेस को देखकर पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लिए भी पावर प्लांट के सेट रेडी किए जाने लगे। इसके लिए टेस्ला को पूरी दुनिया से काफ़ी प्रेज मिला और उनको विजार्ड ऑफ द वेस्ट के रूप में रेफर किया गया। नायग्रा पावर प्लांट की सक्सेस को देखकर उनको पूरी दुनिया से काफ़ी प्रेज मिला। यहीं दूसरी ओर जेपी मॉर्गन, जो कि एडिसन के डीसी करंट के पेटेंट रखते थे, वह पूरी तरह से मान चुके थे कि अल्टरनेटिंग करंट ने डीसी करंट के साथ एडिसन को पूरी तरह से हरा दिया है। इसलिए मॉर्गन वेस्टिंगहाउस के पास एक डील लेकर गए। मॉर्गन ने यह बताया कि कैसे उन्होंने पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की एडिसन की और डीसी सप्लाई की, कि कैसे उन्होंने एडिसन के लिए लोकल पॉलिटिशियन को अपने अंडर लिया और कैसे उन्होंने ऐसे सिस्टम को इंस्टॉल कराया जो कि काफ़ी महंगे थे, जिनको बदला भी नहीं जा सकता। और इसी चीज़ से एडिसन की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था और उन्होंने ये आइडिया वेस्टिंगहाउस को भी सजेस्ट किया कि यह चीज़ हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ भी कर सकते हैं। वेस्टिंगहाउस ने इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम इस तरीके से बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेस्टिंगहाउस से बदला लेने के लिए मॉर्गन ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली। उसने क्या किया कि पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी कि वेस्टिंगहाउस की कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो चुकी है। अब इससे क्या हुआ कि वेस्टिंगहाउस की कंपनी में जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने वेस्टिंगहाउस की कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। मॉर्गन ने वेस्टिंगहाउस पर स्टॉक मैनिपुलेशन से अटैक किया था। अब इतनी ज़्यादा कैपिटल ना होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की प्रोडक्शन में और उनके इंस्टॉलेशन में दिक्कतें आने लगीं। ईयर 1897 में वेस्टिंगहाउस लगभग बैंकरप्ट हो चुके थे। वेस्टिंगहाउस को टेस्ला को $1 मिलियन रॉयल्टी के तौर पर देने थे, लेकिन जब वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को अपनी सिचुएशन बताई तो टेस्ला ने यह कहा, मिस्टर वेस्टिंगहाउस, यू हैव बीन माई फ्रेंड, यू बिलीव्ड इन मी व्हेन अदर हैड नो फेट, यू आर ब्रेव इनफ टू गो अहेड व्हेन अदर लैड करेज, यू सपोर्टेड मी व्हेन इवन योर इंजीनियरिंग लेफ्ट, within here is your contract and here is my contract. I will tear them both to pieces and you will no longer have any troubles by my royalties. यहाँ पर हुआ क्या
कि टेस्ला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जो पैसे टेस्ला को काफ़ी पैसा वाला बना सकते थे, वही पैसे टेस्ला ने वेस्टिंगहाउस की कंपनी को बचाने में लगा दिए। यहाँ से यह साबित होता है कि टेस्ला सेल्फिशनेस नहीं थे। टेस्ला की इमेजिनेशन ने उनको काफ़ी इंस्पायर किया, प्लस वह अपने एफर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन पर लगाते रहे। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल भी बनाए जिनके द्वारा कॉस्मिक रेज की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर बना और उन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन के लिए स्पार्क प्लग भी बनाया। ईयर 1898 में टेस्ला ने अपने एक नया इन्वेंशन अनाउंस किया, एक ऐसा इन्वेंशन जो कि मशीन को रिमोटली कंट्रोल करेगा रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से। इसको उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डेमोस्ट्रेट भी किया। उन्होंने एक छोटी मेटल की बोट को रिमोटली चलाकर भी बताया। जो लोग उनको वहां पर देख रहे थे, काफ़ी लोगों को यह लग रहा था कि टेस्ला उस बोट को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहे हैं। इस नई रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ कई सारी चीज़ों में हो सकता था। अब यहाँ पर मैनहट्टन में उनकी नई लैब भी तैयार हो चुकी थी, जिसकी फंडिंग काफ़ी मुश्किलों से उनके दोस्तों के द्वारा की गई थी। अपनी नई मैनहट्टन लैब में टेस्ला अपने वंडरस इमेजिनेशन के जरिए अर्थ की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में लगे हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि टेस्ला ने गलती से अर्थ की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के चक्कर में एक अर्थक्वेक डेवलप कर दिया था, जिससे शहर के घरों की खिड़कियां टूटने लगी, दीवार के प्लास्टर टूटने लगे। टेस्ला ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि वो अर्थ को एक ट्यूनिंग फॉर्क में बदल दें। उनका यह मानना था कि वह अर्थ को एक घंटी की तरह हिला सकते हैं। हालांकि यह बात केवल थ्योरी में थी, लेकिन उनका वह प्रिंसिपल एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को मिट्टी में मिलाकर रख सकता है। टेस्ला को यह लगता था कि जो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है, इलेक्ट्रिक पावर को और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर की हवा कंडक्टिव होती है। इसलिए टेस्ला ने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि आसपास के लोग इससे परेशान ना हो। इसलिए उन्होंने एक नई लैब बनाने की सोची जो कि एक खाली एनवायरनमेंट में हो। अपने दोस्तों से पैसे लेकर और पेटेंट लॉयर से पैसे लेकर उन्होंने अपनी नई लैब की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। जब तक लैब की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, टेस्ला लाइटनिंग के फिनोमेना को स्टडी कर रहे थे। अपनी स्टडी में उन्होंने यह पाया कि पृथ्वी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन से भरी हुई है। पूरे प्लेनेट को ट्यूनिंग फॉर्क की तरह वाइब्रेशन में लाया जा सकता है। पूरे प्लेनेट को एक घंटे की तरह हिलाया जा सकता है। टेस्ला इस बात पर अच्छी तरह से विश्वास करते थे कि लाइटनिंग के फिनोमेना के जरिए इलेक्ट्रिक पावर को और टेली कम्युनिकेशन सिग्नल को अनलिमिटेड ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में, वो भी बिना सिग्नल का लॉस किए। जब उनकी लैब कंप्लीट हुई तो उसका फीचर यह था कि उसमें एक लकड़ी का टावर था जो कि करीब 80 फीट लंबा था और 142 फुट मेटल की पोस्ट से सपोर्टेड था। और इस टावर के ऊपर एक कॉपर का स्पेयर था और उस टावर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ला कॉइल मौजूद थी, जो कि पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल पृथ्वी को भेजेगी। अर्थ की कंडक्टिविटी की थ्योरी को और टेस्ट करने के लिए टेस्ला को ऐसे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करने थे जो कि लाइटनिंग जैसे हों, जो कि लाइटनिंग जैसे स्केल पर हों। और जब उन्होंने इस इफेक्ट को क्रिएट किया तो इसका रिजल्ट दुनिया का लार्जेस्ट मैन मेड लाइटनिंग बोल्ट बना, जो कि टावर से 100 फीट ऊपर तक हवा में जाता था। दुनिया में सबसे बड़ा लाइटनिंग बोल्ट टेस्ला ने क्रिएट कर दिया, जिसने 100 फीट हवा में ट्रेवल किया। और इस लाइटनिंग बोल्ट ने लोकल पावर कंपनी के जनरेटर्स को भी खराब कर दिया। लोकल पावर कंपनी के जनरेटर इस बोल्ट से फूक चुके थे। हालांकि टेस्ला के लिए एक काफ़ी बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि उनको यह विश्वास हो चुका था कि वह इस प्लेनेट पर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक पावर को डिलीवर कर सकते हैं। अब अगले 9 महीने कोलोराडो स्प्रिंग की अपनी लैब में उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने वायरलेसली लगभग 25 मील तक के लगभग 200 लैंप्स को वायरलेसली ही जला दिया था। यह साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी को हवा में ट्रांसमिट किया जा सकता है, वह भी काफ़ी दूर तक। जब टेस्ला एक्सपेरिमेंट करते थे तो आसपास के घरों के बल्ब अपने आप ही जल जाते थे। उन्होंने अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को अर्थ के सरफेस और आयनोस्फीयर में ट्रांसमिट करके उन्होंने उस एरिया की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाली थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 हर्ट्ज के बराबर थी। हालांकि उनकी उस डिस्कवरी को उस समय लोगों ने डिनाई कर दिया, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन रिसर्च के 50 सालों के बाद लगा कि टेस्ला सही थे। उनकी रिसर्च में यह भी इंडिकेशन था कि वह इलेक्ट्रिसिटी की बीम को आसमान में 50 मील तक पहुंचा सकते हैं।
एक रात देर काम करते वक्त टेस्ला ने यह नोटिस किया कि उनका पावरफुल रेडियो रिसीवर कुछ अलग तरीके के सिग्नल को रिसीव कर रहा है, जिसका उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात तो पक्की है कि यह सिग्नल्स किसी नेचुरल ओरिजिन से नहीं है। उन्होंने कहा कि हो ना हो यह कम्युनिकेशन स्टार से आ रहे हैं, यानी कि स्पेस से कम्युनिकेशन हो रहा है। जब ये इंसिडेंट उन्होंने दूसरों से रिवील किया तो लोगों ने उनका मजाक बनाया।